SCO शिखर सम्मेलन जो है समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री जी उसमें शिरकत किए थे। SCO संघई शिखर सम्मेलन है इसका पूरा नाम, इसको जान लेना जरूरी है। इसमें प्रधानमंत्री जी जो है वहां पर शिरकत किए थे, समरकंद गए हुए थे, वहां पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मिले हैं, और जो है व्लादिमीर पुतिन से भी, रूसी राष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई है। इन सब मामलों को देखा जाए तो अगर हम ये कहें कि विदेश नीति जो है हमारी कितनी मजबूत हो रही है इन इन सब तरह के विदेश दौरों से, तो इस बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे संजीव पांडे जी से। वो विदेश नीति को लेकर एक्सपर्ट माने जाते हैं, साउथ एशिया को लेकर और भारत के आसपास के क्षेत्रीय देशों को लेकर जो है वो उनकी अच्छी पकड़ रही है। वो अच्छे से चीजों को समझते हैं और समझाते भी हैं। सर, ये उज्बेकिस्तान में जो के राष्ट्रपति से जो मिले हैं या समरकंद में संघई शिखर सम्मेलन हुआ है, उसके क्या मायने हैं? देखिए, संघाई शिखर कॉपरेशन, जो संघाई सहयोग संगठन का जो बैठक थी, ये कोई पहली बैठक नहीं है। इससे पहले भी लगातार बैठकें होती रही है। और ये बेसिकली यूरेशिया, जो रशिया के जो पार्ट है, और प्लस एशिया, जो साउथ एशिया के देशों का, सेंट्रल एशिया के देशों का एक सहयोग संगठन है, जिसमें आपसी व्यापारिक साझेदारी, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने से संबंधित एक संगठन है। और एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है कि हम आपसी मतभेदों को भूलकर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाएं, क्योंकि इस एरिया में जो संघाई सहयोग संगठन का जो पूरा जो क्षेत्र कवर हो रहा है, और जिसमें जो देश जो उसमें शामिल है इस संगठन के अंदर, इस सहयोग संगठन के अंदर, वो विश्व के 40% आबादी को कवर करता है, और जो 35% वर्ल्ड के GDP का हिस्सेदारी है इसमें। तो क्षेत्रीय सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक थी ये। और इस बैठक के आगे क्या परिणाम आएंगे, क्योंकि ये बैठक जो है उन परिस्थितियों में जब हुई है जब इसके जो 3 जो महत्वपूर्ण सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान और चाइना, इनके बीच आपसी तनाव है। भारत का तनाव पाकिस्तान से भी है, भारत का तनाव चाइना से भी है, और दोनों इमीडिएट पड़ोसी हैं भारत के। और एक तो महत्वपूर्ण जो ये बैठक वैसी परिस्थिति में हो रही थी जब रूस और यूक्रेन का वार जो है वो चल रहा था और चल रहा है। और उन परिस्थितियों में रूस एक नए मार्केट के तलाश में है, और नए मार्केट के तलाश में इसलिए भी है कि रूस के तेल और गैस की खपत जो है यूरोप के देशों में बहुत कम हो गई है, उस पर सैंक्शन लग चुका है, और रूस की इकोनॉमी पर काफी दबाव है। तो वैसे में एशियाई मार्केट में अपने बाजार तलाशने के लिए रूस के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। और एक बात ये भी कही जा रही है कि एशियाई गोलबंदी की बात हो रही है। देखिए, इस मीटिंग के जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक घटना ये है कि इसमें ईरान मेंबर बना है जी। ईरान जो है पहली बार इसमें सदस्य के रूप में आया है, और ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले सेंट्रल एशिया से लेकर वेस्ट एशिया तक कर रहा है। और ईरान के बिना इस क्षेत्र में ना आप आर्थिक विकास की बात कर सकते हैं और ना क्षेत्रीय शांति की बात कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट एशिया से लेकर पाकिस्तान तक ईरान का इंटरफेरेंस हर जगह है, चाहे वो शांति के लेकर हो। शांति को बनाए रखने के लिए ईरान जरूरी है। अगर ईरान को आप साथ नहीं रखेंगे तो उस एरिया में अशांति भी आ सकती है। ईरान एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है इस क्षेत्र में। तो ईरान की एंट्री भी एक महत्वपूर्ण है। और ईरान ज्योग्राफिकली जो ईरान का लोकेशन है वो यूरेशिया और एशिया को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस समय अदा कर रहा है। नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात हो रही है उसमें ईरान की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो ये मीटिंग इन परिस्थितियों में हुई है। हालांकि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे ये टाइम बताएगा। भारत के प्रधानमंत्री जो बैठक में वहां शामिल थे उन्होंने उसके 3 महीने दरअसल हम बेसिकली देखिए इस पूरे बैठक के 4-5 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट भारत को लेकर है, एक एस्पेक्ट चाइना को लेकर है, एक एस्पेक्ट जो है रशिया को लेकर है। तीनों अलग अलग परिस्थितियों में इस समय फंसे हुए हैं। भारत का चीन से सीमा विवाद है, रशिया यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, और चाइना जो है ताइवान को लेकर अमेरिका से जूझ रहा है। और चाइना के खिलाफ भी अमेरिकी गोलबंदी तेज हो गई है, रूस के खिलाफ यूरोप और अमेरिका की गोलबंदी तेज हो गई है। तो इन परिस्थितियों में मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में ईरान की एंट्री हुई है। अब सवाल ये है कि हमारा एस्पेक्ट ये है कि जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं
वो जो फर्स्ट डिनर जो था उसमें वो नहीं रहे। हालांकि उस डिनर वो बहुत मायना नहीं रखता, उस डिनर में जिनपिंग भी नहीं थे। जिनपिंग की भी एंट्री बाद में हुई एससीओ के अंदर। जो इनॉग्रल जो एक होस्ट की तरफ से डिनर था उसमें भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं थे और चीनी राष्ट्रपति भी नहीं थे, बाकी तमाम लोग थे। लेकिन भारत के लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि जनरली क्या होता है कि जब आप किसी बैठक में जाते हैं तो उस बैठक से अलग एक इनफॉर्मल टॉक होता है दो देशों के बीच। तो भारत की जो मीटिंग जो हुई, सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग जो हुई और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से हुई है, और चाइना के राष्ट्रपति के साथ कोई बैठक नहीं हुई, कोई टॉक नहीं हुआ। पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री हैं जो इमरान खान के बाद आए हैं उनके साथ कोई बैठक नहीं हुई। तो मेरा ये मानना है कि ये भारत के लिए भी कितना फ्रूटफुल होगा इस पे अभी हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री ने थोड़ी सी सावधानी ये बरती है इस बैठक में कि उन्होंने टेररिज्म की चर्चा नहीं करी। जनरली वो पहले टेररिज्म की बात करते थे, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जैसे पाकिस्तान से भारत के अंदर जो आतंकवाद आ रहा है। तो आतंकवाद में बोलते थे कि पूरे एशियाई क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बार आतंकवाद से लेकर उन्होंने कोई बात नहीं करी। तो एक संप्रभुता की बात है, टेरिटोरियल जो रिस्पेक्ट है उसकी भी बात नहीं करी। और वो इसलिए महत्वपूर्ण जाता है कि इन्होंने क्यों नहीं बात करी, क्योंकि चीन से अभी हमारा लगातार विवाद हो रहा है और सीमा से खबर आ रही है कि दोनों तरफ की सेना में टॉक के अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट आए हैं। कुछ भारतीय सेना भी अपने पीछे हटी है, कुछ चाइना भी पीछे हटा है, जहां पे इनके बीच आपस में टकराव हुआ है। हालांकि ये भी सवाल उठ रहा है कि भारत जो है अपने उन पेट्रोलिंग पॉइंटों से पीछे हट गया है चाइना के प्रेशर में, जो पिछले 60 साल से जहां पे हम पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि भारत ने चीन के सामने सरेंडर ही किया है। तो तमाम परिस्थितियों में पाकिस्तान और जो चाइना को लेकर जो था वो प्रधानमंत्री ने बात करते हुए सावधानी बरती और उन्होंने डायरेक्ट वे में पाकिस्तान को सुझाव भी दिया कि संघाई सहयोग कॉर्पोरेशन को अगर बढ़ाना है, सहयोग संगठन को बढ़ाना है तो ऑर्गेनाइजेशन को, तो कम से कम ट्रांजिट रूट को खोलें। ट्रांजिट रूट खोलने का मतलब यह है कि जो पाकिस्तान हमें ट्रांजिट रूट नहीं देता, जैसे पीछे अफगानिस्तान में हमें गेहूं भेजना था तो पाकिस्तान जल्दी ट्रांजिट रूट नहीं दे रहा था, बाद में फिर उसने दिया। तो भारत चाहता है कि पाकिस्तान अपने लैंड रूट को खोले और लैंड रूट को खोलने के बाद हम अफगानिस्तान के अंदर जाए और सेंट्रल एशिया के अंदर अपना ट्रेड बढ़ाए, जो लैंड रूट की बात होती है। अभी भाया भारत दुबई के रास्ते या ईरान के रास्ते अपना सामान सेंट्रल एशिया या अफगानिस्तान के अंदर भेजता है। तो ये प्रधानमंत्री ने काम बात करी है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। पाकिस्तान कितना रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इतने आसानी से रिस्पॉन्ड करेगा नहीं। पाकिस्तान जो है को सेटल करना चाहता है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या पानी का मसला हो भारत पाकिस्तान के बीच। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसपे अभी क्वेश्चन मार्क हैं कि क्या संघाई सहयोग संगठन के साथ साथ भारत चीन के बीच जो सीमा का विवाद है अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक, भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा तनाव है पिछले 70 दशक से, इसके हल हुए बिना, मतलब कि क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए संबंध बेहतर होने जरूरी है, लेकिन इनके बीच संबंध अभी बेहतर नहीं है। जैसे जिनपिंग से मुलाकात प्रधानमंत्री की नहीं हुई, मीन्स कि कहीं ना कहीं अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि दोनों मुल्कों के बीच तनाव है, सीमाई विवाद को लेकर तनाव है। पाकिस्तान के साथ शहबाज शरीफ के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं तनाव है। तो इन परिस्थितियों में फिर आगे क्या होगा अभी देखने वाली बात होगी और वो हम लोग को समय का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल सर, एक सवाल ये है कि अभी जो है प्रधानमंत्री जी तुर्की के भी राष्ट्रपति से मिले हैं, तो भारत का तुर्की से जो संबंध बन रहा है उससे पाकिस्तान को क्या इफेक्ट करेगा? क्योंकि पाकिस्तान को जो अपना जो है अच्छा मित्र जो है तुर्की को मानता है बनिस्बत सऊदी अरब के। भारत और तुर्की की नजदीकियां जो है, एक मीटिंग से आप जायजा नहीं ले सकते कि पाकिस्तान तुर्की के राष्ट्रपति से अगर हमारी मुलाकात हो गई तो तुर्की पाकिस्तान का साथ छोड़ दें। बेसिकली पाकिस्तान के साथ जो इस्लामिक वर्ल्ड के रिलेशंस है, इंडिया के इस्लामिक वर्ल्ड के रिलेशंस हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और वो अलग अलग एस्पेक्ट्स पे उनके रिलेशंस हैं। और ये उसको मीटिंग को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ। तुर्की के राष्ट्रपति के साथ अगर आपकी मीटिंग हुई है, वो मीडिया के लिए एक चर्चा का विषय हो सकता है, वो इवेंट मैनेजमेंट के लिए
या प्रधानमंत्री के कद को बढ़ाने के लिए एक चर्चा का विषय हो सकता है। मेरे नज़र में बहुत महत्वपूर्ण बैठक नहीं है। मेरे नज़र में महत्वपूर्ण बैठक तो यही होती कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उस पे जो जिनपिंग के साथ की बैठक होती और दोनों मसलों पे, दोनों जैसे ट्रांजिट रूट की आपने जब बात करी है तो आपकी बायलैटरल टॉक होना चाहिए था। इनडायरेक्ट वे में बोलने के बजाय उनको सीधा बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान जैसे देशों को क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए और उस क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाते हुए पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया का रूट मिलना चाहिए। उसमें भारत को ही नहीं, उसमें बांग्लादेश भी आ जाएगा, बर्मा भी आ जाएगा, तमाम साउथ ईस्ट एशिया के देश जो है अगर सेंट्रल एशिया से बाय रूट कनेक्ट होना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री के भाषण में ये बात सारी आनी चाहिए थी। बिल्कुल इनडायरेक्ट में या प्रत्यक्ष रूप से कि ट्रांजिट रूट होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप क्षेत्रीय सहयोग की बात कर रहे हैं तो इसमें जो सीमा पे जो तनाव है तो उसको लेकर ठीक है, आप मन से नहीं बोले, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको बायलैटरल टॉक करके, हालांकि हो सकता है कि अभी दोनों मुल्कों के बीच संबंधों में बहुत नॉर्मलिटी नहीं है और हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति को अवॉइड कर रहे हो बात करने के लिए, तो इसके कारण नहीं हुआ हो। तो मेरे हिसाब से जो है अभी भारत की तरफ से इस मीटिंग में कोई बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हासिल किया गया हो, मुझे शक है। जो एससीओ की मीटिंग बिल्कुल हुई है, क्योंकि भारत की तरफ सब दो तरह के दबाव हैं। एससीओ में भारत इसलिए भी बहुत ज्यादा एक्ट नहीं होना चाह रहा है कि या इसलिए भी एससीओ में थोड़ा दबा रहा कि अमेरिकन प्रेशर बहुत ज्यादा इंडिया पे है। अमेरिका किसी ढंग से इस मीटिंग को बहुत सफल नहीं होने देना चाह रहा था। यूरोपियन पावर्स भी थे, क्योंकि रूस जो एशियाई मार्केट के तलाश में है अपने पेट्रोल और गैस के लिए, तो अमेरिका एशियाई मार्केट में रूस को बहुत ज्यादा मजबूत होते नहीं देखना चाहता है, क्योंकि इससे रूस की जो गिरती हुई इकोनॉमी है उसमें सुधरेगी। जो यूरोपियन मार्केट रूस के हाथ से निकला है, तो वो इस मीटिंग को सबॉर्टेज करने के चक्कर में था। साथ ही जो ताइवान और चीन को लेकर था, तो चीन को भी टारगेट अमेरिका कर रहा था। अब हमारा जो सिस्टम है वो अभी भी अमेरिकन और यूरोपियन प्रेशर से बाहर नहीं है। हमें दोनों तरफ देखना है। हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है अमेरिका के साथ भी है, यूरोप के साथ भी है। जैसे आपका बायलैटरल ट्रेड जो है चाइना के साथ सबसे ज्यादा है, लेकिन वो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो आपके पक्ष में नहीं है, वो चाइना के पक्ष में है। आप 20% एक्सपोर्ट करते हैं, 80% इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका से बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके पक्ष में है। आप 60% एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 30 से 40% इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अमेरिकन और यूरोपियन पावर्स को आप बहुत इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस सारी चक्कर में प्रधानमंत्री के ऊपर दो तरफा दबाव था। तो आप कह सकते हैं कि अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, आप इसको इमिडिएट नहीं कर सकते। देखिए, रशियन राष्ट्रपति जब वहां पहुंचे तो रशियन राष्ट्रपति का एक अपना एजेंडा था। वो एससीओ को स्ट्रॉन्ग करने से के बजाय वो अपना एजेंडा ये लेके आए थे कि उनकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है तेल और पेट्रोलियम और गैस को लेकर, उसका बाजार कैसे एशियाई मार्केट में उसको खपत किया जाए। अब उसके लिए उनकी एक प्रॉब्लम यह है कि यूक्रेन वार के कारण यूरोप इनके अगेंस्ट है, अमेरिका इनके अगेंस्ट है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न जो है वो चाइना भी नहीं है। क्योंकि चाइना जो है वो यूक्रेन का एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चाइना उसको एक्सपोर्ट भी करता है बहुत सारी चीजों को, चाइना यूक्रेन से बहुत कुछ चीजों को मंगवाता है। सेकेंड जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो यूक्रेन वार के साथ साथ जब यूक्रेन जो है जो एक्स सोवियत रिपब्लिक था, सोवियत रूस का एक पार्ट था, तो उससे सेंट्रल एशिया के जो 4-5 जो पूर्व सोवियत रिपब्लिक है, एक्स कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, जो तमाम जैसे समरकंद जो मीटिंग हुई है वो भी रशियन कभी पार्ट रहा है, उनमें एक भय है कि कहीं अगर यूक्रेन पे रूस आज अटैक कर सकता है तो कल को कजाकिस्तान किसी एरिया पे अटैक कर देगा, सेंट्रल एशिया देश को कहेगा कि हमारा हिस्सा बन जाओ। क्योंकि रूस तो गोर्बाचोव के पूर्व का जो रूस था, पुतिन उसमें लेके जाना चाहते हैं रूस को। पुतिन की जो सोच है वो विस्तारवादी है, वो तो उस सोच के साथ चल रहे हैं कि जो पूर्व सोवियत जो एक संघ था उसको कैसे दोबारा उसकी रीशेपिंग की जाए, उसको उसी शेप में लाया जाए जिस शेप में पहले था। तो
सेंट्रल एशिया देशों में एक भय है इस चीजों को लेकर। सेकंड, आप देखे होंगे कि रूसी राष्ट्रपति का आगमन, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका एयरपोर्ट पे उनको रिसीव नहीं किया, वहां के प्राइम मिनिस्टर गए, जबकि जिनपिंग को रिसीव करने के लिए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति खुद गए। इससे पता चलता है कि पुतिन थोड़ा सा वीक हो रहे हैं। पुतिन का एक अपना एजेंडा था, लेकिन जो ईरान की एंट्री है वो एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, क्योंकि ईरान जो है, ईरान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि आपने एससीओ तो बना लिया, लेकिन रीजनल कनेक्टिविटी तो है ही नहीं। जो बात भारत के प्रधानमंत्री ने करी कि हमें ट्रांजिट रूट देना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत छोटी सी बात करी, सिर्फ ट्रांजिट रूट की मांग करी। बिल्कुल, भारत के प्रधानमंत्री ने इससे आगे जाना चाहिए था, रीजनल कोऑपरेशन, खुद ब खुद ट्रांजिट रूट आ जाता। ईरान ने कहा कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। ईरान ने भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी बात करी कि इस कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ईरान नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो रसिया से ईरान तक आ रहा है, जो ईरान का बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट तक आएगा, और उससे बॉम्बे भी सी रूट से जुड़ जाएगा। ईरान ने एक बहुत बड़ी बात कही है, और ये बात जो है दूसरों के मुंह से आनी चाहिए थी। देखिए, पुतिन ने फिलहाल जो यूक्रेन पे अटैक किया है उसके कारण बहुत बड़ी समस्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन टूटा है। यूक्रेन बहुत बड़ा गेहूं का एक्सपोर्टर था, यूक्रेन बहुत बड़ा एडिबल ऑयल का एक्सपोर्टर था, यूक्रेन बहुत बड़ा क्या कहा जाता है मक्के का एक्सपोर्टर है। अब पूरे यूक्रेन युद्ध के कारण पुतिन ने दुनिया में महंगाई को चरम पे पहुंचाया है। एक तो पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ी, इम्पैक्ट दुनिया के तमाम देश हो रहे हैं, अकेला अमेरिका यूरोप तो नहीं हो रहा है। उसकी मार हमें झेलनी पड़ रही है, उसके मार पाकिस्तान को भी झेलनी पड़ रही है, उसकी मार चाइना को भी झेलनी पड़ रही है। अफ्रीका में इस समय फूड क्राइसिस है। अफ्रीका के अंदर अनाज की कीमतें इतनी बढ़ चुकी है कि आप सोच नहीं सकते। अफ्रीका के ज्यादातर देश जो है वो यूक्रेनियन गेहूं मक्के पे डिपेंडेंट थे, और उनके जो खाने के तेल, जो सूरजमुखी का जो तेल आता है वहां से, बहुत बड़ा यूक्रेन प्रोड्यूसर है सूरजमुखी के तेल का, सूरजमुखी काफी वहां होता है। तो वो एक बहुत बड़ी समस्या रूस ने क्रिएट करी है दुनिया के सामने। बहुत मुल्क खुल के नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर से रूस के विरोध में है, क्योंकि उसके कारण उनके मुल्कों में क्राइसिस बढ़ा है। अमेरिका यूरोप में क्राइसिस बढ़ ही गया है, लेकिन बाकी मुल्कों में ग्लोबल सप्लाई चेन टूटा है। तो आखिर भारतीय प्रधानमंत्री को भी तो कहना पड़ा ना रशियन राष्ट्रपति के साथ थे कि वार कोई सॉल्यूशन नहीं है, बातचीत से ही मामले का हल होना चाहिए। क्यों? भारत में भी महंगाई जो बढ़ रही है, तेल की कीमतों में उछाल है, बाकी तमाम चीजों में उछाल है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा कारण यूक्रेन। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आप सेल्फ सफिशिएंट है, गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर है, आप एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। अगर आप इंपोर्ट करने की स्थिति में आते, फिर आज क्या होता है, इस मुल्क के अंदर हाहाकार मच जाता। सूडान में आप चले जाइए, जिम्बाब्वे ले लीजिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो कई अफ्रीकी देश है, वहां की हालत बहुत खराब है। अब आप बताइए कि वहां पे भूखमरी की हालत है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों के घर में एक टाइम खाने का है, दूसरा टाइम खाने का नहीं है, क्योंकि जो यूक्रेन से जो गेहूं का एक्सपोर्ट था और जो तमाम चीजें खाने की चीजों का एक्सपोर्ट था, टोटल रुका हुआ है। बहुत मुश्किल से पीछे कुछ सप्लाई मिला है। तो ये रशिया इस चीज के लिए अभी फिलहाल जिम्मेवार है। तो ये जो है, इसको लेकर जो एससीओ को लेकर जो तमाम बड़ी बातें हो रही है कि ग्लोबल जीडीपी 35% है और इतनी बड़ी आबादी है, तो इतनी बड़ी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा भी तो इस यूक्रेन और रूस के वार से अफेक्टेड हुआ है। अगर 40% आबादी एससीओ के एरिया में है, संघाई जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संघाई सहयोग संगठन जो है, वो अगर उस एरिया में 40% आबादी है, तो आप ये बताइए कि 40% आबादी भी तो इससे अफेक्टेड है, इस वार से। तो ये बहुत बड़ा अहम मुद्दे हैं। भारत समेत पाकिस्तान पे भी अमेरिकन प्रेशर है। एक चीज मान के चलिए, एससीओ में पाकिस्तान एक सीमा तक ही एक्टिव रहेगा। अमेरिकन पाकिस्तान, देखिए अभी क्या हुआ, अभी आपने एक डेवलपमेंट नहीं देखा। अभी
जब आप कह रहे थे कि तुर्की से मीटिंग हो गई है और पाकिस्तान पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो आप तो अमेरिका से क्वाड में मीटिंग कर रहे थे, क्वाड का बिल्कुल। मेंबर है, और पाकिस्तान को F-16 फिर उन्होंने पैसे दे दिए, अमेरिका ने कुछ हम्म। सहायता राशि दी है F-16 खरीदने के लिए उनको, हम्म। अमेरिका ने पता नहीं कितने करोड़ डॉलर का सहयोग राशि दी है। तो हम्म। पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन जो इन्फिल्ट्रेशन है, हम्म। उससे पाकिस्तान नहीं निकल सकता, हम्म। और भारत भी नहीं निकल सकता, जो अमेरिकन हम्म। सिस्टम का हमारे यहाँ प्रेशर है। अभी रशिया के खिलाफ जब वोटिंग थी तो हमारे भारत ने उसके खिलाफ वोट किया वहां पे यूएन में। हम्म। तो ये तो तमाम चीजें हैं। तो ये तमाम चीजों में भारत पाकिस्तान जो एससीओ के जो तमाम मेंबर्स हैं, वो उनको जो बात हुई है वो बहुत ही अभी विपरीत परिस्थितियों में हुई है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत उत्साही आएंगे, अभी इस पे कुछ शक है। हालांकि क्षेत्रीय सहयोग जो है वही आपका, अमेरिका आपका पड़ोसी नहीं है, यूरोप आपका हम्म। इमीडिएट पड़ोसी नहीं है। आपके हम्म। क्षेत्र में, आपके इलाके में, आपके मुल्क में संपन्नता आए, लोग संपन्न हो, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा शिक्षा मिले, तो उसके लिए क्षेत्रीय सहयोग जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन क्षेत्रीय सहयोग में बहुत सारे हडल हैं, वो हडल खत्म नहीं हुए। हम्म। तो सर, ये ठीक। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस मीटिंग को देखा जाए, संघई शिखर सम्मेलन को देखा जाए, तो प्रधानमंत्री जी जो मात्र एक छोटी सी बात कहकर रह गए, उसको बड़े व्यापक स्तर पर उठाने की जरूरत थी। वो ट्रांजिट रूट के अलावा जो है इस बात को उठा सकते थे कि हम जो है क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनाए, जिसमें कम से कम आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे जो है हमारे शामिल रहे। बाकी हमारा जो हमारी जो टकराहट है या कोई भी करवाहट है, उसको हम अलग मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन व्यापारिक जो है हमारा रास्ता जो है खुला रहे सभी देशों के साथ, जो हमारे जितने भी संघई शिखर सम्मेलन के जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, उन सबके साथ हम व्यापारिक संगठन और व्यापारिक सहयोग कर सकें। देखिए, व्यापारिक ये दोनों चीजें जो है ना, देखिए अब एक बात बताइए कि जो क्षेत्रीय सहयोग जब आप बात करेंगे ना, तो सीमाई विवाद सामने आ ही जाएगा। आप चाहे जितना बात कर ले मन से, आप चाहे जितना क्षेत्रीय सहयोग की बात कर ले, क्षेत्रीय सहयोग तो कहाँ कम हो रहा है? आपका चाइना के साथ ट्रेड तो बहुत ज्यादा है, तमाम पाकिस्तान के साथ। देखिए, ये दिल साफ होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ आपके संबंध सीमा को लेकर उतने ही खराब है जितना चीन के साथ खराब है। बिल्कुल। लेकिन चीन के साथ आपका ट्रेड नहीं घटा, पाकिस्तान के साथ आपने ट्रेड ही बंद कर दिया। मामला जितना सिंप्लिसिटी वाला नहीं है कि हम सिर्फ जो विवाद है एक तरफ रख लें और सहयोग को एक तरफ रख लें, क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार को बढ़ाते रहें, और विवाद बाकी विवाद है हम बाद में खत्म कर लेंगे। सवाल ये है कि आप खुद अपने आप में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपकी सीमाई विवाद चाइना के साथ है और आप उनके साथ व्यापार कर रहे हैं, सीमाई विवाद के बावजूद आपका बायलैटरल ट्रेड बढ़ रहा है, पिछले साल के मुकाबले इस साल ट्रेड बढ़ गया आपका। आपका ट्रेड जो है वो आपके लिए फायदे का नहीं है, व्यापार घाटा भी आपका बढ़ रहा है चाइना के साथ। व्यापार घाटा बढ़ता है तो आपको इकोनॉमी का नुकसान होता है। आपका जो है ना, डॉलर में आप जब पैसा देते हैं तो आपकी रुपये की वैल्यू भी गिरती है। बहुत सारे इकोनॉमिक्स के कंट्राडिक्शंस वो सामने आते हैं। तो व्यापार घाटा अगर आपका बढ़ रहा है और चीन आपकी सीमा में भी घुस रहा है और अपना सामान भी भारत में बेच रहा है, तो उस पर तो आपको कोई परेशानी नहीं है। पाकिस्तान से आपको बहुत परेशानी है इस मुद्दे पे। आपने ट्रेड ही खत्म कर दिया है, बॉर्डर ही लॉक कर रखा है, उनसे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। तो क्लियरिटी तो हो आपका। अगर पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हमारे कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो आप उनको ट्रेड को रोक रहे हो। चाइना उसी कश्मीर के एक पार्ट लद्दाख पे इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो आप कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो, ट्रेड आपका जारी है। तो आप तो खुद ही कंफ्यूज हो, आपका फॉरेन पॉलिसी तो खुद ही नहीं पता चल रहा है। या तो आप चाइना से डरते हो, पाकिस्तान आपसे कमजोर है तो आप चढ़ जाते हो। तो सवाल ये है कि ये कंफ्यूजन और कंट्राडिक्शन खत्म होना चाहिए विदेश नीति को लेकर। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी तभी आपका इंटरनेशनल ट्रेड जो है और जियो पॉलिटिक्स जो है और जो जियो पॉलिटिक्स है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी में झलकना चाहिए कि उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं।
तो ये जो तमाम चीजें हैं, इस तमाम चीजों पे भारत की सरकार को एक क्लियर कट स्टैंड लेना होगा। आप रूस से तेल भी खरीद रहे हो सैंक्शन के बावजूद, वहां रूस के खिलाफ आपने वोट कर दिया। ये कंफ्यूजन क्यों, ये डबल मतलब कि एक फर्म जो आपका जो स्टैंड क्यों नहीं है विदेश नीति को लेकर? ये जो कंट्राडिक्शन है, आपने अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, एससीओ में अब ईरान मेंबर बन गया। अगर आप सैंक्शन के बावजूद रूस से तेल ले सकते हो तो आपने ईरान से क्यों नहीं तेल लिया? बिल्कुल। यूरोपीय सैंक्शन अगर रूस पे था फिर भी आपने तेल लिया, आपने कहा हमारी नीड्स है, हमारी जरूरत है, हम तबाह हो जाएंगे। ये अलग बात थी कि रशियन तेल यहाँ पे आपने लेके रिफाइन करके यूरोपीय देशों में महंगा बेचा, प्रॉफिट का कारोबार किया, देश हित नहीं था आपकी प्रायोरिटी। चलो ठीक है, आपने ले लिया, बेच दिया, तो फिर ईरानियन तेल पे आपका स्टैंड क्यों अलग है? अमेरिकी सैंक्शन के डर से आपने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, आप वो भी शुरू कर लो। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना है कि हमारी नीतियों में कोई स्पष्टता नहीं है। हमारी विदेश नीति इवेंट मैनेजमेंट और फोटो तक सीमित होती है। तो ये जो तमाम कंट्राडिक्शंस को खत्म करने होंगे। पाकिस्तान और चाइना जो हमारे सीमाई जो पड़ोसी जो मुल्क है, सीमा जिनके साथ लंबी सीमा हमारी लगती है, उनको लेकर एक पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी है। दोनों ज्वाइंटली उस कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं जिसपे जो आपका है, जिसपे आपका दावा है, जिसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती हड़प रख रहा है। लेकिन चाइना को लेकर आप बोलते हो, पाकिस्तान को लेकर कुछ बोलते हो। तो सर शिखर सम्मेलन को लेकर, संघई शिखर सम्मेलन को लेकर आप कंक्लूडिंग में क्या कहेंगे कि मतलब ये जिस्ट यही है, हमारी विदेश नीति ढुलमुल रही है, सब ये जो एशियाई मार्केट को कैसे बुलाया जाए उसको लेकर ये अलग अलग ताकतें वहां पहुंची है। रशिया का अपना एजेंडा था, यूरोपियन मार्केट से तेल आउट हो चुका है, गैस आउट हो चुका है, बड़े सैंक्शन और लगातार लग रहे हैं, ठीक है। अब वो नए मार्केट के तलाश में है, गैस की सप्लाई वो यूरोप को बंद कर रहा है उनको प्रेशर में लेने के लिए। चीन का अपना एजेंडा है, चीन एशियाई मार्केट को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और वो चाहता है कि एशियाई मुल्क उसके साथ चले, क्योंकि ताइवान को लेकर उसका बहुत पंगा चल रहा है, अमेरिका वहां भी बैठा हुआ है, तो वो एशियाई मार्केट को अपने हिसाब से डील करना चाह रहा है। वो भी नहीं चाहता है कि रशिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो एशियाई मार्केट के अंदर या एशियाई क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़े, क्योंकि चीन अपने आप को ही एशियाई सुपर पावर बनाने के चक्कर में है कि एशिया में रूस का इंटरफेरेंस ज्यादा होगा तो वहां चाइना को डिस्टर्बेंस होगा। भारत का अपना एजेंडा है, लेकिन भारत का एजेंडा जो है बहुत क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो ठीक है, एशिया की एशियाई गोलबंदी को लेकर जो एक नया प्रयास है, ये लंबा प्रयास है, तो लंबे साल से चल रहा है, कोई आज संगठन थोड़ी बना है, लेकिन अभी चूंकि परिस्थितियां एकदम ही अजीब सी बनी हुई है, उन परिस्थितियों की मीटिंग में जो हुई है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की अभी बहुत उम्मीद नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये थे संजीव पांडे सर, इन्होंने बताया कि संघई शिखर सम्मेलन से अभी हाल फिलहाल में भारत को कोई बहुत फायदा होने वाला नहीं है। रूस जो है अपना व्यापारिक केंद्र बढ़ाने के लिए साउथ एशिया में, एशिया में जो है वो अब डेवलपमेंट चाह रहा है और ये भी चाह रहा है कि हम पुराने सोवियत संघ रूस को फिर से कैसे कायम करें, एशिया को अपने में कब्जा कर या अपने में मिलाकर, जैसे भी हो। भारत, पाकिस्तान और चीन, तीन दूरी बनी हुई है, तीनों में अभी भी टकराहट है, भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत का चीन के साथ। इन सब मुद्दों पर संघई शिखर सम्मेलन में चर्चा होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को शी जिनपिंग से और प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से भी बातचीत करनी चाहिए थी। तो इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझे, जाने और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक बढ़ाएं। धन्यवाद।